हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका सेल चैप्टर के पार्ट 5 वीडियो में। पार्ट 4 वीडियो में हमने देखा था प्लांट सेल तथा बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स एनिमल्स के बारे में तथा उनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। तो हम लोग का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। हमारे अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम लोग 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिए थे कुछ इस तरह। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगी, चौथा था प्लांट्स और पांचवा था एनिमल्स। इसमें हम इस वीडियो में हम लोग इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बारे में। इसके लिखने के पीछे एक रीजन है। 5 किंगडम में हम लोग जब क्लासिफाई कर रहे थे एनिमल्स को और प्लांट्स को, सारे ऑर्गेनिज्म को, तो उसमें हम लोग का एक एक्सेप्शन रह गया, वो था वायरस। वायरस को हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई नहीं किए। विटेकर साहब ने उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई नहीं किया, क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल होता है, तभी हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। जब उसके पास एक सेल हो, उसके पास एटलीस्ट एक सेल हो और उसमें पूरी तरह से स्ट्रक्चर हो। तो वायरस के केस में जो था, सेल का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। यह लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का बॉर्डर होता है। आइए देखते हैं कैसे। हेडिंग दे देते हैं हम लोग का। ये छठा टॉपिक है वायरस। It do not have any cell membrane. It do not have any cell membrane. इनके हम लोग मेम्ब्रेन के केस में जब सेल स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हर एक सेल के पास अपना एक मेम्ब्रेन था जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिए थे। लेकिन वायरस के केस में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। जो एक नॉर्मल हम लोग सेल देखे थे ऐसे, ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वायरस के केस में एब्सेंट होता है। वायरस के केस में ये एब्सेंट होता है, ये इनमें होता ही नहीं है। तो अब हम लोग समझेंगे कि सेल स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो इनका कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है। इनका केवल जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ प्रोटीनियस कोट होते हैं, क्रिस्टलाइज प्रोटीनियस कोट, जो कुछ इस तरह का होता है जैसे आरएनए हो गया। इसके चारों तरफ ऐसे प्रोटीन होते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये कोविड वायरस है। कुछ इस तरह होते हैं इनका स्ट्रक्चर। कोविड वायरस के पास ये जो होता है स्पाइक प्रोटीन होता है, चारों तरफ होता है, और इसके अंदर जो होता है आरएनए होता है जिसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ये इन्फेक्शियस होता है। जितने भी वायरस है उनमें या तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो कुछ इस तरह कोविड वायरस दिखता है। इनका जो प्रोटीन, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये इन्फेक्शियस होता है। जब वायरस लिविंग सेल के बाहर है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे। उनमें कोई जान नहीं होगा, लिविंग नहीं होंगे। और ये इसलिए होता है क्योंकि इनके पास केवल जेनेटिक मटेरियल होता है और साइड प्रोटीन कोट होता है। अब नॉर्मल सेल को एक्टिविटी पर परफॉर्म करने के लिए सारे सेल ऑर्गेनेल उसे चाहिए ताकि वो पूरा अपना एक्टिविटी, जितने भी सेल का फंक्शन होता है वो सेल ऑर्गेनेल के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, और इनमें सेल ऑर्गेनेल ही नहीं होता है। तो केवल जेनेटिक मटेरियल होगा। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल में इंटर कर गए या यूकैरियोटिक सेल में, कोई भी सेल में इंटर किए। ये एंटर करते ही क्या करेगा, ये इसका जो आरएनए मटेरियल होता है या डीएनए वो इन्फेक्शियस होता है। अंदर जाते ही
इसका सेल ऑर्गेनल से अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करवाएगा, अपना काम करवाने लगेगा, इस पे अपना कब्जा जमा लेगा। ये सेल हो गया जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोई भी सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में गया हो तो अपना एक्टिविटी परफॉर्म करवाएगा, उससे अपना काम करवाएगा। भले ही वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का सेल है लेकिन उसे काम अब खुद का करवाएगा और ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, खुद के जैसा बनाना शुरू कर देगा। अब एक सेल को इन्फेक्ट किया, इसका जो ये आरएनए होता है या डीएनए, ये जो होता है वो राइबोसोम के थ्रू सेल के अंदर जो राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके थ्रू ये इन्फेक्शियस प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है और उसके बाद खुद को रेप्लिकेट करता है। एक से बनाएगा दो, दो से बनाएगा चार, करोड़ों में डिवाइड कर लेता है और ये एक सेल से निकल के दूसरे सेल में एंटर कर जाएगा, दूसरे सेल से निकल के तीसरे सेल में एंटर कर जाएगा। ऐसे करके हमारे पूरे बॉडी में फैल जाता है वायरस और इस प्रकार इसीलिए हम इसे इन्फेक्शियस बोलते हैं। जैसे में कोविड वायरस है, कोविड वायरस जो होता है वो हमारे नोज के थ्रू ट्रेकिया के अंदर एंटर करता है या फिर माउथ के थ्रू ट्रेकिया में एंटर करेगा। एंटर करने के बाद क्या करता है, जो हमारे लंग्स के जो सेल हैं उनके अंदर एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद अपना मैकेनिज्म उस सेल से परफॉर्म करवाने लगता है और परफॉर्म करवाने के बाद खुद के जैसा बना के पूरा ट्रेकिया में फैल जाता है और पूरा ट्रेकिया के बाद एल्वियोली के बाद हमारा जो सांस लेना होता है वो उसे रोक देता है और अंदर जो होता है बहुत सारा बलगम जम जाता है जिसके कारण आदमी का बिना सांस लिए कोविड से डेथ हो जाता है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके बारे में, इट हैज इन्फेक्शियस जेनेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, पोलियो वायरस, कोविड वायरस। कोविड-19 इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये 2019 में आया था, इसका नाम एक्चुअल है कोविड वायरस। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ अगेन classified into two types। इंट्रोडक्टरी वीडियो में, सेल के इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी हम लोग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो भागों में डिवाइड किए थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फिर हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम लोग डिवाइड करेंगे दो भागों में। पहला हो गया प्रोकैरियोट्स और दूसरा हो गया यूकैरियोट्स। आइए हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में। ये हो गया 7वां टॉपिक हमारा, प्रोकैरियोट्स। ये दो शब्द से मिलकर बना है, प्रोकैरियोट्स। पहला हो गया प्रो और दूसरा हो गया कैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसको डिफाइन करेंगे तो हम लोग तो कुछ इस तरह लिखेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म which have primitive and incomplete cell। इसको डिफाइन करेंगे तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट, जिनके पास प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल मिलेंगे। प्रिमिटिव क्यों बोल रहे हैं इनको?
जिस प्रकार हम लोग आदि मानव को हम लोग प्रिमिटिव बोलते थे। क्यों बोलते थे? आदि मानव जब कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था तो वो नंगे घूमा करते थे। ठीक उसी तरह इनका भी जो न्यूक्लियस होता है, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, इनका भी न्यूक्लियस होता है, वो नेकेड होता है, इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। दे डू नॉट हैव membrane bound cell organelles। इनफैक्ट इनमें सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है। द DNA content of prokaryotes is called, इनके डीएनए कंटेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लिड। ये जो है डीएनए कंटेंट है उसे हम लोग क्या बोले थे? न्यूक्लिड। इनका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे, उसमें हम लोग पहला किंगडम जो था मोनेरा, वो आते हैं प्रोकैरियोट्स में, और बाकी जितने भी किंगडम हैं 4 किंगडम वो आएंगे यूकैरियोट्स में, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लू ग्रीन एल्गी, BGM। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये आते हैं मोनेरा। फर्स्ट किंगडम जो था हमारा मोनेरा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अब यूकैरियोट्स के बारे में। इसका आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं मिटाने के बाद। 8वां टॉपिक है जो यूकैरियोट्स। ये भी 2 शब्द से बना है। पहला तो हम लोग कैरियोट्स का मतलब देखे हुए हैं, यूकैरियोट्स। यू का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एडवांस, और कैरियोट्स का एज यूजुअल हम लोग देखे थे न्यूक्लियस। एडवांस कहने का अर्थ क्या है कि जब आदि मानव जो थे वो कपड़े नहीं पहनते थे तो हम उन्हें क्या बोलते थे? प्रिमिटिव। लेकिन धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ और कपड़े का आविष्कार हुआ, और हम लोग जो है एडवांस हो गए, हम लोग कपड़ा पहनना शुरू कर दिए। ठीक उसी तरह इनका न्यूक्लियस जो होता है वो कपड़ा पहने रहता है, मतलब कहे तो कवर्ड होता है मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर में। हम लोग जैसे एनिमल के केस में हम लोग जो देखे थे न्यूक्लियस, ये जो होता है 2 कपड़ा पहने रहता है, जबकि उसके पास, प्रोकैरियोट्स के पास एक भी कपड़ा नहीं था। वो नंगा इधर उधर साइटोप्लाज्म में तैर रहा था। इसीलिए हम लोग इसे एडवांस बोलते हैं, एडवांस सेल बोलते हैं, और उसे हम लोग प्रोकैरियोट्स को हम लोग प्रिमिटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन होता है। सेल्स ऑफ दीज organisms are advanced and complete। अब कंप्लीट क्यों हुआ? तो इसके पास 2 कपड़े आ गए, 2 मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर आ गया, इसीलिए ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं था तो वो इनकम्प्लीट था। सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, RER etc. आर मेम्ब्रेन बाउंड। इनका जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वो भी कपड़े पहने होते हैं, वो भी मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर से बाउंडेड होते हैं। इनका हम एग्जांपल देखते हैं। पहला किंगडम हो गया ये प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे वो अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इस सब के बारे में जब हम लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो यूग्लेना हो जाएगा। फंगी का हम लोग एग्जाम्पल लिए थे ब्रेड मोल्ड। जो नहीं जानते ब्रेड मोल्ड के बारे में, इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्लांट्स में ऑल प्लांट्स, उसके बाद एनिमल्स, ऑल एनिमल्स। ओके, तो ये हमारा था एग्जाम्पल यूकैरियोट्स एनिमल्स का, यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म का। लिए हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स के बीच डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इधर हम लोग लिख लेते हैं प्रोकैरियोट्स और ये एक दीवार खड़ा करते हैं ताकि दोनों को बांट सके। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस कहाँ पे होता है। तो प्रोकैरियोटिक्स में पहला डिफरेंस जो होता है, इनका सेल जो होता है स्मॉल होता है। साइज ऑफ सेल जनरली स्मॉल। स्मॉल कहने का अर्थ है कि 1 से लेके 10 मिलीमीटर तक इनका रेंज होता है। 1 मिलीमीटर बराबर आप समझ सकते हैं, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। इससे इनका साइज का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इनमें जो होगा यूकैरियोट्स में साइज ऑफ सेल जनरली लार्ज का है, तो इनका रेंज होता है लगभग 5 से लेके 100 mm तक। दूसरा डिफरेंस होगा जो इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। एब्सेंट कैसे होगा? अब मान लीजिए कोई सेल है, सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही गायब है, तो सेल का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। ठीक वैसे ही न्यूक्लियस है ये, इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई इसका पैकिंग मटेरियल ही नहीं है, तो ये गायब होगा इनमें से। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस होता है इनमें एब्सेंट होता है। इनमें लिखेंगे न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड इज वेल डेवलप्ड। इनका न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है और डबल मेम्ब्रेनियस बाउंड होता है। तीसरा डिफरेंस हो जाएगा इनका न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। इनमें न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। इनमें न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह, और ये हो गया डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया, और ये हो गया आपका, इसके अंदर स्पेस होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अगर ये न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो न्यूक्लियोलस जाहिर सी बात है एब्सेंट होगा। तो वही इनमें बताया गया है कि न्यूक्लियोलस इनमें एब्सेंट होते हैं
प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। चौथा डिफरेंस होगा ओनली वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। इनमें केवल एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। एक क्रोमोसोम कहने का अर्थ है कि जो डीएनए का फ्रेगमेंट्स होता है, जो जैसे ये हो गया डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ये हेलिक्स बना होता है, इसे हम लोग हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। देख रहे हैं आप लोग, डीएनए कुछ इस तरह होता है और इस तरह सीढ़ी बना होता है। जस्ट समझिए एक सीढ़ी है चढ़ने वाला और उसे हम लोग हेलिकली ऐसे मोड़ दिए हैं, मोड़ते गए हैं, वो हो गया है हमारा डीएनए। ठीक इसी तरह स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ये इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि इनका स्ट्रक्चर हम लोग जब बनाते हैं तो कुछ इस तरह धागा की तरह बना लेते हैं। डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम से मिलके बनते हैं। क्रोमोसोम का है तो ह्यूमन के केस में जो डीएनए होता है वो 2 मीटर लॉन्ग होता है, 2 मीटर लॉन्ग, और ये 46 क्रोमोसोम में डिवाइड होता है। 23 पेयर्स में होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं। प्रोकैरियोटिक केस में एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। आइए देखते हैं यूकैरियोटिक्स में। डीएनए कंटेंट इज 2 or more in number। डीएनए कंटेंट इज 2 or more in number। आप लोग नोट करते जाइए। पांचवा जो डिफरेंस है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम तो इनमें प्रेजेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो इनमें एब्सेंट होते हैं। आइए देखते हैं यूकैरियोटिक्स में। यूकैरियोटिक्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, that is mitochondria, RER, rough endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, ये सब जो होते हैं वो मेम्ब्रेनियस बाउंड होते हैं और ये इनमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये इनमें एब्सेंट होते हैं। ओनली राइबोसोम जो होते हैं वो इनके सेल में प्रेजेंट होते हैं। छठा डिफरेंस हो गया सेल डिवीजन ऑकर्स थ्रू फिजन और बॉन्डिंग। फिजन का मतलब होता है एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन आने लगता है सेल के अंदर। इनका न्यूक्लियस जो होगा ऐसे 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 डिवाइड होने लगता है। इस स्टेज में था, धीरे धीरे इलंगुएट होके ये एक सेल था, ठीक है, इलंगेशन होने लगा यहाँ पे, ये सेल बढ़ गया और ये सेल फिर क्या होगा, कुछ इस तरह इनका स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये हो जाएगा, 2 सेल अलग अलग हो जाएगा। इसे हम लोग फिजन बोलते हैं। बडिंग का मतलब क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे में ये हो गया ईस्ट में क्या होता है, धीरे धीरे ऐसे बर्ड निकलने आते हैं, बर्ड निकल आते हैं। अब ये क्या होगा, बर्ड बड़ा होगा, ये बर्ड क्या होगा, बड़ा होगा, बर्ड कुछ इतना बड़ा होगा, फिर ये क्या होगा, टूट जाएगा यहां से और ये टूट के एक अलग सेल बना लेगा। तो कुछ इस तरह इनमें
बर्डिंग होता है। बर्डिंग का मतलब होता है छोटा सा बर्ड्स का निकलना, टहनी का निकलना। तो इनके केस में हम लोग टहनी नहीं बोल सकते हैं, बर्ड्स प्लांट के केस में हम लोग टहनी बोल सकते हैं, लेकिन इनके केस में हम लोग टहनी नहीं बोल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक्स में। तो यूकैरियोटिक्स में जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन ऑकर्स थ्रू मियोसिस और माइटोटिक सेल डिवीजन। मियोसिस और माइटोसिस का सेल डिवीजन का डिटेल आपको पढ़ना है 11th क्लास में। इसमें हम लोग केवल इसका छोटा सा एक झलक देख लेते हैं। हमारे बॉडी का कुछ सेल हैं, जैसे में जर्म सेल, जो कि फीमेल के केस में ओवरी में प्रेजेंट होते हैं जर्म सेल, और मेल के केस में टेस्टिस में। तो उस बहुत कम ही सेल में हमारे बॉडी का मियोसिस होता है। तो जर्म सेल हमारा जो होता है उनमें मियोसिस मेनली देखा जाता है। मियोसिस का मतलब होता है कोई एक सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम का मतलब हो गया कि 23 पेयर। फिर ये डिवाइड करेगा जब सेल को मियोसिस प्रोसेस के द्वारा, तो ये सेल जो बनाएगा वो हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 23 क्रोमोसोम और इनमें आ जाएगा 23 क्रोमोसोम। यहाँ 46 क्रोमोसोम था, इसमें 23 हो गया और इसमें 23। इसका आधा इसमें क्रोमोसोम चला गया और आधा इसमें। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब हो गया डाइप्लॉयड। डाई का मतलब दो, प्लॉयड का मतलब क्रोमोसोम, जिसका क्रोमोसोम दो गुना के फॉर्म में होता है, 2n के फॉर्म में होता है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 2n। डाइप्लॉयड, प्लॉयड हो गया n को हम लोग प्लॉयड ही बोलते हैं, और डाई का मतलब दो, तो इसमें हो गया 2n। ओके, अब ये डिवाइड हो गया, आधा आधा बट गया, तो इसमें हम लोग n बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये हो गया n और ये हो गया n, दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो 2n मिल जाएगा। तो ये एक सेल डिवाइड किया तो यहाँ बन गया n और यहाँ बन गया n। ये 2n था, 2n से n बना और ये एक बना, n बना। तो ऐसे डिवीजन को हम लोग, जो कि हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग मियोसिस प्रोसेस बोलते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन। अब माइटोसिस में क्या होता है, आइए देखते हैं माइटोसिस में क्या होता है। इसको केवल यहाँ पे समझ लीजिए, आगे इसका डिटेल जो पढ़ना होगा आपको, जब 11th क्लास में आप बायो लेंगे, बायो से आप अगर 11th करते हैं पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो आपको डिटेल में स्टडी करने मिलेगा। माइटोटिक देखते हैं, मान लीजिए ये सेल हो गया 2n। ओके, इनमें 2n का मतलब हो गया डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड सेल हो गया। अब ये डिवाइड करेगा, जब दो सेल बनाया, अब ये सेल बना, अब ये इनमें डीएनए का क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हुआ, इनमें 2n था तो इसमें भी 2n आ गया, इसमें भी 2n आ गया। इसका मतलब है कि जो इसका एकदम सेम कॉपी बन गया 2n और इसका सेम कॉपी बन गया 2n। तो इस टाइप के सेल डिवीजन को हम लोग माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। ये था हमारा प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल के बीच डिफरेंस। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस के बीच का डिफरेंस। न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के केस में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के केस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं न्यूक्लियोइड, अगेन हम लोग एक दीवार खड़ा करते हैं इस तरह, और इधर लिखते हैं हम लोग न्यूक्लियस। इनको अलग अलग कर लेते हैं ताकि झगड़ा ना करे, दोनों भाई ही हैं, दोनों का काम एक ही होता है। लेकिन ये क्या हुआ कि ये इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं था तो इनको अलग कर दिया गया, और इनमें मेम्ब्रेनियस थे तो इनको अलग कर दिया गया। तो पहला इनमें डिफरेंस क्या होगा,
इट इज स्मॉलर इन साइज। न्यूक्लियस की तुलना में इनका साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, न्यूक्लियस का। इट इज लार्जर, कंपैरेटिवली लार्जर, कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज। दूसरा केस देख लेते हैं। एज यूजुअल जो हम लोग पहला डिफरेंस पे देखे थे यूरिकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। तीसरा डिफरेंस जो हो जाएगा, इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ये नॉन मेम्ब्रेनियस बाउंड होता है ये, जबकि डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। चौथा डिफरेंस हो जाएगा, डीएनए कंटेंट इज ओनली वन। इनका डीएनए कंटेंट जो होता है केवल एक होता है, केवल एक क्रोमोसोम इनमें प्रेजेंट होता है। इनमें जो हो जाएगा डीएनए कंटेंट इज 2 और मोर इन नंबर। पांचवा डिफरेंस जो हो जाएगा, क्रोमैटिन इज एब्सेंट। न्यूक्लियड के केस में क्रोमैटिन जो होता है एब्सेंट होता है, और न्यूक्लियस के केस में क्रोमैटिन इज प्रेजेंट। क्रोमैटिन हम लोग कब बोलेंगे, जब डीएनए जो होगा हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप्ड होगा कुछ इस तरह, तो इसे हम लोग क्रोमैटिन बोलेंगे। जबकि इनमें क्रोमैटिन एब्सेंट इसलिए होता है क्योंकि इनमें हिस्टोन प्रोटीन होता ही नहीं है, और न्यूक्लियस के केस में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन बनता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि बायोलॉजी पढ़ने का उन्हें भी फील आए, वो भी आनंद ले सके बायोलॉजी पढ़ने का। और साथ साथ आप भी अगर इस वीडियो से आनंद ले रहे हैं बायोलॉजी पढ़ने का तो गिव अ थम्स अप। टिल देन बाय बाय।